जो मैंने प्रारंभ में बताया था युग के संबंध में कल्पना, तो युग के संबंध में कल्पना भी 3 प्रकार की अपने यहाँ पर। जो मैंने बताया वो युग तो चतुर्युगी और इकहत्तर चतुर्युगी पूरा होगा एक युग में, और पूरे जो होंगी 4 चतुर्युगी पूरी होगी, जो 4 युग पूरे होंगे तब एक चतुर्युगी पूरी होती है। तो एक युग का मान अलग अलग है, लेकिन अपने यहाँ पर युग मान के 3 प्रकार और है। एक है पंचवर्षीय युग, 5 साल में युग मानते हैं उसको पंचवर्षीय। ये संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, इदवत्सर। ये सूर्य चंद्र की जो प्रति 5 वर्ष में उसी तिथि या नक्षत्र में युति होती है, ऐसा एक खगोलीय घटना है। इसके आधार पर इसको मानते हैं। तो माघ शुक्ल प्रतिपदा से ये प्रारंभ होगा और 5 साल में एक युग पूरा हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। दूसरा एक 12 वर्षीय युग है। बृहस्पति है, उसको देवगुरु माना जाता है। तो ये भी पूर्व में उदय व पश्चिमास्त होता है, ये भी जैसे सूर्य का है। तो पश्चिमी गोलार्ध के लोगों के लिए सूर्य पश्चिम में उदय व पूर्व में अस्त होता है, तथा शुक्र भी पश्चिम में उदय और पूर्व में अस्त होता है। इसलिए पश्चिमी गोलार्ध में रहने वालों को असुर ये नाम दिया। असुर का मतलब कोई सींग पूंछ वाले और दांत निकले हुए ऐसे कोई राक्षस है, ये नहीं है। असुर नाम उनको दिया है जो पश्चिमी गोलार्ध में रहते हैं, और उनके जो गुरु है वो शुक्र है, क्योंकि शुक्र और सूर्य वहां पर पश्चिम से पूर्व की ओर है। जो शेष हिस्सा है जो पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध में सूर्य पूर्व से निकलता है पश्चिम में जाता है, बृहस्पति भी पूर्व से निकलता है पश्चिम में जाता है। इसलिए बृहस्पति को देवगुरु कहा है और इनको सुर कहा है। तो सुर और असुर ये विभाजन इस आधार पर है। तो बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहता है, अतः 12 वर्ष का एक पूरा चक्र होने पर वो एक सूर्य युग या देवताओं का युग ये पूरा होगा, ऐसा इसमें मानते हैं। तीसरा एक प्रकार है 60 वर्षीय युग का। 60 वर्षीय युग क्या है? तो जो 5 वर्षीय युग का परिगणन है वो बृहस्पति के संदर्भ में किया, तो 12 गुणा 5 यानी 60 हो गया। तो 5 वर्षीय युग का परिगणन बृहस्पति के संदर्भ में करेंगे तो 5 वर्षीय 5 का हो गया, जिसमें चंद्रमा और अपने जो इसकी युति होती है सूर्य चंद्र की, एक तिथि या नक्षत्र के अंदर युति होती है, उसके आधार पर 5 वर्ष हो गए। और 12 वर्षीय है बृहस्पति की गति के आधार पर। इनका मिला दें दोनों को, दोनों का संयोग कर दें तो 12 पंजे 60 यानी माघ शुक्ल प्रतिपदा को धनिष्ठा नक्षत्र में जब सूर्य चंद्र और बृहस्पति इन तीनों की युति हो जाएगी, तीनों साथ हो जाएंगे सूर्य चंद्र और बृहस्पति, तो इनकी युति होने पर इस युग का प्रारंभ माना जाता है। वराहमिहि और भास्कराचार्य ने ऐसे 60 संवत्सरों के नाम दिए हैं। ये नाम है जो आज भी हम करते हैं कि ये अब ये कौन सा संवत्सर आया उसका नाम होगा तो ये नामकरण उस आधार पर होता है। तो इस प्रकार से जो है वो हम वर्षमान भी या युगमान भी अलग अलग प्रकार से मानने की परंपरा अपने यहाँ पर है। फिर बचती एक राशि जो 360 डिग्री वाला है, जो 27 नक्षत्र है, उस नक्षत्रों के चक्र को चंद्र कलाओं के 30 दिन के अंदर पुनरावृत्ति कर देखते हुए 30-30 डिग्री के 12 भागों में बांट दिया उनको। तो ये राशियां कहलाती है। ये काल चक्र के 12 आ रहे हैं। ये राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये उनकी आकृति के आधार पर है। वास्तव में ये जो राशियां और नक्षत्र हैं ये कल्पना हमारी नहीं है। ये जो नामकरण की कल्पना ये यूनानी आदि देशों के अंदर शुरू हुई है, ध्यान रखना, वहां से फिर भारत में भी आई है। ये आप प्रश्न करेंगे फिर तो ये भारत में ऐसे नाम क्यों नहीं रखे उन्होंने? तो इसका कारण है भारत के जो खगोलविद थे उनको ये तथ्य मालूम था कि जो तारे हैं ना, जिनके आकृति जो मिलकर आकृति दूर से हमको तारे दिखते हैं, तारों की आकृति निकट निकट दिखने के कारण से जो आकृति बनती है उस आकृति के आधार पर नक्षत्र या राशि का नामकरण करते हैं। लेकिन ये तारे हैं ये भी गतिशील है। पूरी आकाश गंगाएं हैं वो ब्रह्मांड के अंदर चक्कर लगा रही है, सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, तो सब कुछ गतिशील है। तो भारतीय खगोलविदों को ये अत्यंत सूक्ष्म जो आज हम दूरबीनों से पता लगा रहे हैं, बड़े बड़े जो टेलीस्कोप है उसके माध्यम से हमको पता लग रहा है, ये उस समय उन्होंने अपनी ध्यानावस्था के अंदर देखा। उनका अवलोकन था कि ये जो तारे हैं ये भी गतिशील है, और इनकी गति है तो इनकी गतियां भी अलग अलग है। इन अलग अलग गतियों के कारण कालांतर में इनकी आकृतियां बदलेंगी,
ये जो आज हम आकृति कहते हैं वैसी आकृति नहीं रह सकती, और वो दिखाई भी देता है, जो नाम दिया वैसी आकृति उनकी अब धीरे धीरे बिगड़ रही है। तो ये इस कारण से अपने यहाँ की ये पद्धति नहीं है, ये वहाँ पर रखा उसी पद्धति का यहाँ पर भी उपयोग किया गया। फिर एक होता है पंचांग। ये पंचांग क्या है जिसको हम प्रयोग करते हैं? तो पंचांग यानी 5 बातें जिनकी जरूरत आवश्यकता होती है, वो 5 बातें बताने वाला शास्त्र, उसको कहते हैं पंचांग। ये 5 बातें कौन सी है? तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। तो तिथि, वार और नक्षत्र, ये 3 बातें तो हमने देख ली। करण क्या है? तो तिथि के आधा हिस्सा जो होता है उसको करण कहते हैं। 2 करण की एक तिथि बनती है, तो उसका सूक्ष्म 2 विभाजन उसके कर लिए सुगमता के लिए। फिर योग क्या है? तो जो सूर्य और चंद्र है उसकी विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहते हैं। ऐसे 27 योग हैं, वो माने जाते हैं। विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। ये जो 27 योग हैं, इनमें से 9 को अशुभ योग माना जाता है। ये फिर फलित ज्योतिष आ गया, अशुभ योग मानते हैं इसको। वो अशुभ योग हैं, एक तो विष्कुंभ, फिर है एक अतिगंड, फिर है शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात और परिघ और वैधृति। ये 9 जो हैं वो अशुभ योग कहलाते हैं। ये अशुभ योग टालने की ये सब जो इनको लगता है वो करते हैं। ये जो भारतीय पंचांग जिसकी मैंने बात की है, ये अत्यंत वैज्ञानिक और विश्व में सबसे पहले जहां पर हुआ। ये नहीं कहता मैं कि विश्व में बाकी जगहों पर कोई पंचांग बना ही नहीं या वहां पर काल गणना नहीं हुई, सब जगह की है। सब लोगों ने काल गणना करने के, क्योंकि समय का सबको आवश्यकता है, तो समय की गणना करने का सबने किया है पूरे विश्व के। और जो भी प्रगत सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं में काल गणना पाई जाती है। लेकिन इस काल गणना में अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से जहां पर सर्वाधिक शोध हुआ और पुस्तकें लिखी गई वो भारत है। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। वो है एक खगोल में आता है, उसको कहते हैं रोहिणी शकट भेद। ये रोहिणी शकट भेद क्या है? तो जो शनि व मंगल ग्रह होते हैं, इन शनि और मंगल ग्रहों को वृषभ जो तारामंडल है, वृषभ राशि, इस तारामंडल के शीर्ष भाग से पारगमन करता है, ये वहां से निकलता है, तो उसको रोहिणी शकट भेद कहते हैं। इसका वर्णन अपने संस्कृत साहित्य में है। जो आधुनिक गणना की गई है, इस गणना से शनि ग्रह रोहिणी शकट भेद में से 3200 ईसा पूर्व, 3200 वर्ष ईसा पूर्व, तथा मंगल ग्रह उससे भी पहले गुजरा था। अर्थात आज से 5225 वर्ष, 2025 में अगर गिने तो हम 5225 वर्ष पूर्व भारत में खगोलीय अध्ययन की इतनी सूक्ष्म व्यवस्था थी कि इतना अवलोकन कर सकते थे, रोहिणी शकट भेद का भी अवलोकन कर सकते थे। ये 5225 वर्ष का बता रहा हूं। और पश्चिम में अभी अभी क्या था, इसके भी थोड़े उदाहरण देख लो। बाइबल और कुरान के अनुसार, जो आज भी वो मानते हैं कुरान वाले, तो बाइबल तो नहीं मानती, कि पृथ्वी केंद्र में है और सब ग्रह इसके चारों ओर मैयार में घूम रहे हैं, पृथ्वी केंद्रित है। टालमी ने भी यही कहा था, 139 ईस्वी में कहा कि पृथ्वी केंद्रित है ग्रह मंडल ये, और उसका सिद्धांत उसने दिया। पश्चिम को ये बताया किसने कि सूर्य केंद्र में है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले बताया कोपरनिकस ने। कब बताया? 1543 ईस्वी में। आज से करीब 600 वर्ष पहले। ये इतना देर से उनको पता लगा है। हम 5225 वर्ष पूर्व की कितनी उच्च कोटि का खगोल विज्ञान यहां पर था, उसका उदाहरण दिया मैंने रोहिणी शकट भेद से। और यह है केवल सूर्य को केंद्र में मानकर उसके चारों ओर ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, यह तय करने वाले वैज्ञानिक को 1543 में सफलता मिली। और इसको भी आसानी से माना नहीं, ध्यान रखना। गैलीलियो ने दूरबीन से देखकर इसकी पुष्टि की, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। और उस समय कावल थी,
वेज गोज टू रोम, सभी रास्ते रोम को जाते हैं, इसलिए एथेंस या रोम में क्या कहा है उसके आधार पर करते थे। वहां पर तो टोलेमी ने और पृथ्वी केंद्रित माना है, तो इस कारण से वो और इसको स्वीकार करने को तैयार है। 5225 वर्ष को तो मानने को तैयार नहीं है ना। एक शब्द प्रयोग होता है एनस मुंडी, एनस मुंडी कहते हैं डेट ऑफ क्रिएशन, ये सृष्टि बनी कब होगी। तो बाइबल क्या मानती है, बाइजेंटाइन चर्च उस बाइबल में जो उनके जो पैगंबर्स हुए, प्रोफेट्स आए, उनके आयु और उसकी गणना करने के आधार पर वो वर्णन करते हैं, तो निकालते हैं पूरा। तो बाइजेंटाइन चर्च है वो मानता है कि ये सृष्टि कब बनी, ईसवी सन का जो प्रारंभ हुआ उसे 5509 वर्ष पहले बनी। कॉप्टिक चर्च मानता है 5500 वर्ष, और जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो 4004 वर्ष ईसा पूर्व यह सृष्टि का प्रारंभ मानता है। तो जब सृष्टि का ही इतना सा प्रारंभ है तो बाकी की बात कैसे हो सकती है। इसलिए ये जो भारत की काल गणना है, ये काल गणना गणना की दृष्टि से काल सुसंगत और वैज्ञानिक है ऐसा नहीं है, ये इस सृष्टि के भूगोल और खगोल के आधार पर भी है, ऋतु चक्र के आधार पर भी है, उस सब को बताती है ये कालगणना। ये हमारी तिथि वार नक्षत्र ये हमको बता सकती है कब सूर्योदय होगा कब सूर्यास्त होगा, जैसे पंचांग में लिखा हुआ आता है और हमारे अखबार के अंदर भी आजकल लिखा आता है। ये हमको ये बता सकती है किस दिन पूर्ण चंद्रमा होगा, किस दिन चंद्रमा की कितनी होगी, और एकम और दूज के दिन चंद्रमा कम क्यों दिखाई देगा, ये सब कारण वो बताता है। तो ये अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किया हुआ हमारा पंचांग और नक्षत्र है, उसके आधार पर गणनाएं होती है। हम या तो जानकारी के अभाव में या अज्ञान में कई बार हमको लगता है कि ये इस प्रकार का कैसे है। एक अंतिम प्रश्न बचता है कि फिर त्योहार मनाने में आगे पीछे क्यों होता है, सब एक मत क्यों नहीं होते। तो त्योहार मनाने के कब मनाना इसका पंचांग से कोई संबंध नहीं है। पंचांग ये बताता है कि आपकी पूर्णिमा इतने बजे से इतने बजे तक स्थिति में है, इतने बजे से इतने बजे तक स्थिति में पूर्णिमा रहेगी, इतना बताता है। इस पूर्णिमा में आपको होली कब मनानी है या आप तय कीजिए। फिर उसका जो चौघड़िया के आधार पर कौन सा शुभ मुहूर्त है या पंडित लोग जो फलित ज्योतिष बताते हैं उनका काम है। इसके कारण से जो संप्रदायों में आपस में एक मत नहीं होने के कारण से यह दिक्कत होती है, पंचांग में दिक्कत नहीं है। ये इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अत्यंत वैज्ञानिक पंचांग के आधार पर हम नव संवत्सर का प्रारंभ करते हैं। आप सभी को वर्ष प्रतिपदा नव संवत्सर की शुभकामनाएं। जितने भी दर्शक बात आज की कहे उन सब को बात आज की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं।